आप सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। मैं आदर्श पांडे अभी अभी ताज़ा सब्जेक्ट लेके आया हूँ आपके लिए, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा है उसका जो सिलेबस है, उसमें थर्ड सेमेस्टर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग है एक सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको फुल पूरा मतलब अच्छे तरीके से परिचय देने जा रहा हूँ। तो पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम पहले थर्मोडायनेमिक्स को समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो थर्मोस थर्मोस और डायनेमिक्स मिलकर बना हुआ है। ठीक, थर्मोस प्लस डायनेमिक्स मिलके ये शब्द थर्मोडायनेमिक्स बना हुआ है। थर्मोस का मतलब होता है हीट, थर्मोस का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है वर्क। ठीक, थर्मोस का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है वर्क। तो हीट और वर्क के बीच में जो रिलेशन होता है, अगर उसके बीच का जो रिलेशन हम पढ़ते हैं उसे ही हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये है कि ये इंटरनल एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में हमें ये बताता है। पूरा पूरा जो है ये चैप्टर बेस्ड है वो हीट और वर्क। जहां भी आप इस चैप्टर में जो भी चीज देखेंगे वो हीट और वर्क के रिलेशन को सिर्फ को ये दर्शाएगा इस चैप्टर में। तो थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ने का व्यू होता है वो दो प्रकार का व्यू होता है, मतलब स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो प्रकार का होता है। व्यू ऑफ स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स। दो व्यू होता है थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए। पहला होता है वो है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और दूसरा जो होता है वो हमारा है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो पहला जो है हमारा वो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक, पहले माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम समझ लेते हैं, फिर आगे चल के हम मैक्रोस्कोपिक को समझेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है? तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ये है कि कोई हम अगर सिस्टम को ले लेते हैं, ठीक, अब ये कोई भी सिस्टम है, इन यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो भी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। ठीक, चाहे वो सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, सब मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। तो मान लेते हैं हम कोई सॉलिड मैटर ले लेते हैं, तो सॉलिड मैटर में वो मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे। इतना बात क्लियर है? क्लियर इतना बात सबको? ठीक, अब इस पूरे सिस्टम की अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर इस सिस्टम का पूरा निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे? हम इस मॉलिक्यूल्स के पास जाएंगे और पूछेंगे भैया आपका टेम्परेचर क्या है। फिर इसके पास जाएंगे तो पूछेंगे भैया आपका टेम्परेचर क्या है। तो ऐसे करते करते हम प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के पास जा जाके उसके टेम्परेचर की जानकारी लेंगे, और टेम्परेचर की जानकारी लेने के बाद एक स्टैटिकल स्टैटिकल मेथड से, स्टैटिकल मैथमेटिकल फार्मूला से हम इस पूरे बॉडी का टेम्परेचर ज्ञात करेंगे। अब भाई ये बताओ कि एक कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है तो वो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। ये तो जाहिर सी बात है। अगर कोई छोटा सिस्टम भी है तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। अगर हम प्रत्येक एक एक मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को, उसके एनर्जी को, उसके वेलोसिटी को, कुछ भी मान के चलते हैं, अगर गणना करेंगे तो हमको हजारों साल लग जाएंगे इस पर्टिकुलर बॉडी के टेम्परेचर को ज्ञात करते करते। तो ये बहुत जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, स्टैटिकल स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत लेंदी और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, परंतु ये जो है ये सटीक है। अब जैसे आप अगर प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को नापते हैं, तो जो भी हमारा स्टैटिकल करने के बाद, जो भी गणना करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा, वो एग्जैक्ट होगा, वो एग्जैक्ट होगा। अब देखिए इंजीनियर्स का क्या खेल है। इंजीनियर्स जो हैं वो मैक्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा अप्रोच है हमारा वो है मैक्रो, MACROSCOPIC, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब इंजीनियर्स भैया आए और बोले यार इतना फंडा क्या करने की जरूरत है, इतना फंडा क्या करने की जरूरत है भैया। हम क्या काम करते हैं, एक पूरे सिस्टम में से हम थोड़ा सा एक
थोड़ा सा एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं और इनसे पूछ लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, इनसे सबसे सबसे पूछ लेते हैं और सबका टेम्परेचर निकाल लेते हैं। ठीक, सबका टेम्परेचर निकाल लेते हैं और पर्टिकुलर एरिया के बेस्ड पे ही हम पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हम ऐलान कर देते हैं कि पूरे बॉडी का टेम्परेचर ही मान लीजिए T1 है, बॉडी का टेम्परेचर ही T1 है। ठीक, तो ये बताइए आप कि मैक्रोस्कोपिक जो अप्रोच है वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से तुलना में ज़्यादा सटीक है कि ज़्यादा कम सटीक है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है वो प्रोसेस तो लेंदी है, परंतु जो वैल्यू आएगी उसकी वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आएगी, वो काटने योग्य नहीं होगी। लेकिन जो इंजीनियर्स प्रयोग करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का, इसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक इसमें क्या काम करते हैं, इसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर को लेते रहे, पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहे हैं। अब मान लीजिए भैया कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस, इधर 6 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 10 हो गया। ठीक, अब इन सब के टेम्परेचर को हम गणना करके मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के फार्मूला से के व्यू से हम इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस निकाल दिए। अब हो सकता है कि इधर का टेम्परेचर कोई 50 डिग्री हो, कोई 100 डिग्री हो, कोई 120 डिग्री हो, तो क्या ये हमारा कहना है कि ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है? तब तो गलत हो जाएगा। इसलिए जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है वो ज्यादा सटीक नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है जो वो ज्यादा सटीक है। ठीक, तो इंजीनियर्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सटीक आंसर आता है वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से होता है। जैसे अंतरिक्ष वगैरह में अगर जो भी खोज करना होता है या जो भी स्टडी करना होता है, वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच करते हैं। क्योंकि ये बताइए, यूनिवर्स तो छोटा सा चीज तो है नहीं कि यूनिवर्स तो छोटा सा चीज है और हर चीज का गणना कर लेंगे। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा चीज हो गया ना, तो बहुत बड़ा चीज है तो वहाँ बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स भी होंगी। अब उतनी बड़ी मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए हमें हजारों करोड़ों साल लग जाएगा उसको पढ़ते पढ़ते। उससे उससे ज्यादा बेटर पड़ता है हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कि एक यूनिट पोर्शन को या यूनिट एरिया को लेके उसके स्टडी को करके हम उसी के बेसिस पे पूरे एरिया की स्टडी को हम जाहिर कर दें। पूरे एरिया का टेम्परेचर को, प्रेशर को, डेंसिटी जो भी है, हम पूरे एरिया को मतलब कवर कर लें छोटे से यूनिट एरिया के साथ। ये अंतर आ गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो पूरे थर्मल इंजीनियरिंग में ये दो बीज होते हैं, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो बीज होते हैं। इनको आप देख लीजिएगा ढंग से। करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली 3 कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। पूरे पूरे थर्मोडायनेमिक्स, पूरे थर्मल इंजीनियरिंग में आपको 3 कॉन्सेप्ट जानना मेनली जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट को जानकारी के लिए हम एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट लेते हैं। ये हो गई हमारी सिलेंडर जो कि फिक्स्ड है, ये हो गई हमारी पिस्टन, ठीक, ये हो गई कनेक्टिंग रॉड, ठीक, ये हो गया हमारा एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहला चीज सिलेंडर पिस्टन के बाहर जो भी एरिया है, मतलब जो भी एरिया, जितना भी एरिया है उसको हम बोलते हैं हम सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ। ठीक, तो ये हो गया हमारा सराउंडिंग। जो भी पिस्टन के बाहर जितना भी एरिया है वो भी सराउंडिंग हो गया हमारा। पिस्टन के अंदर जो भी एयर का मॉलिक्यूल जो भी मतलब सप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, उसे हम बोलते हैं हम सिस्टम। सिस्टम है ये हो गई हमारी सिस्टम। सिस्टम के अंदर वाली जितनी एरिया है वो हमारी सिस्टम हो गई। अब सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को डिफ्रेंशिएट जो करता है उसका नाम है बाउंड्री। बाउंड्री क्या काम करता है? बाउंड्री एक प्रकार का बैरियर है। बाउंड्री एक प्रकार का बैरियर है जो कि सराउंडिंग और सिस्टम को अलग अलग करता है, जो कि सराउंडिंग और सिस्टम को अलग अलग करता है, बीच में आके सराउंडिंग को अलग कर देता है और सिस्टम को अलग कर देता है। तो ये जो ये सिलेंडर का बाहरी हिस्सा है, ये हो गई हमारी बाउंड्री। बाउंड्री दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल बाउंड्री, एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री क्या होता है? जो बाउंड्री फिक्स है उसे हम रियल बाउंड्री मान लेते हैं और जो बाउंड्री मूवेबल है उसे हम इमेजिनरी मान लेते हैं। जैसे इस सिलेंडर में ये जो सिस्टम या ये जो है बाउंड्री है, ये है हमारा रियल बाउंड्री। ये हो गई हमारी
रियल। और ये जो पिस्टन है वो ये घूमता रहता है आगे पीछे, कभी यहाँ पोजीशन पे आ जाएगा, कभी इधर पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये भी बाउंड्री है, ये भी बैरियर है, क्योंकि ये भी सराउंडिंग और सिस्टम को अलग अलग कर रहा है, परंतु ये इमेजिनरी है, इसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। तो ये रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री समझ में आ गया आपको। सराउंडिंग ये हो गया और सिस्टम ये हो गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक और है, कभी आप घर में देखे होंगे, घर बनाने के बाद बाहर की तरफ बाउंड्री बनाते हैं, तो जो घर बनाए हैं उसको हम चाहते हैं कि अंदर कोई अदर जो जानवर है, अदर लोग हैं, वो प्रवेश ना कर पाए। तो बाउंड्री जो है एक तरीके का बैरियर है, बैरियर काम करता है कि दोनों को सेपरेट करता है। सराउंडिंग मतलब गेट के बाहर, मतलब बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के बाहर वाले जो जितने भी आइटम है, जो भी चीज है, वो बाहर ही रहें, अंदर वाले जो है अंदर ही रहें, ठीक है। तो जो बाउंड्री है वो एक प्रकार का बैरियर हो गया, ठीक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो क्लासिफिकेशन है वो किन्हीं दो बेसिस पे किया गया है। जो पहला बेसिस है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो दो क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। तो जो पहला है वो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मास फ्लो, ठीक है। एनर्जी और मास फ्लो पे आधारित है, ठीक है, एनर्जी और मास फ्लो पे आधारित है। वो क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशन होता है। पहला जो जिनमें से जो पहला है वो है एनर्जी और मास के फ्लो पे आधारित है। इसमें पहला आता है ओपन, ए नंबर पे आता है ओपन, ओपन सिस्टम। दूसरा नंबर पे आता है, पहले पहले ओपन सिस्टम समझ लेते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जिसमें एनर्जी और मास दोनों जो है सिस्टम से फ्लो कर जाते हैं। जैसे कि इसका ये बेस्ट एग्जांपल है टरबाइन, टरबाइन ले लेते हैं हम, ठीक। टरबाइन में एक बॉयलर है, बॉयलर को हम हीट दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बॉयलर को हम हीट दे रहे हैं, ठीक। इसमें से एयर प्रेशर निकला और ये स्टीम टरबाइन में आ गया, ठीक। तो जो बॉयलर है इसमें से जो स्टीम निकलेगा, स्टीम जो निकलेगा वो मास के फॉर्म में निकलेगा, मास के फॉर्म में निकलेगा। और जो इस स्टीम के साथ जो हीट निकलेगा वो भी एक एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मतलब ये खुला है, इसमें से एनर्जी और मास दोनों फ्लो कर जाएंगे। तो इस पाइप के थ्रू एनर्जी और मास दोनों फ्लो कर जाएंगे, दोनों फ्लो कर जाएंगे थ्रू द सिस्टम, सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर जो हमारा है वो है क्लोज्ड, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोज सिस्टम। पहले होता क्या है, क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें से मास ना फ्लो करे। ओपन सिस्टम में क्या था, मास एनर्जी दोनों फ्लो कर रहे थे। अभी जो ये क्लोज सिस्टम है इसमें मास ना फ्लो करे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी फ्लो करे। जैसे कि इसमें एकदम बेस्ट एग्जांपल हम लेना चाहें तो है प्रेशर कुकर। घरों में हम खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में, ठीक है। ये प्रेशर कुकर हो गया हमारा। प्रेशर कुकर को हम हीट देते हैं, ठीक। हीट देने के बाद ये प्रेशर कुकर को अगर हम टच करते हैं तो ये इसमें टेम्परेचर कुछ ना कुछ रहता है, टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हो जाता है इसमें। टेम्परेचर जो है वो सिस्टम, मतलब ये सिस्टम है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है। अगर आप प्रेशर कुकर को गर्म करते हैं और ऊपर से टच करते हैं तो उसको आपको हॉट फील होगा, टेम्परेचर का फील होगा। तो वो जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग में जा रहा है, परंतु यहाँ मास का कोई फ्लो नहीं है। मास यहाँ पे, मास का मतलब अगर आप चावल दाल जो भी रखे हैं, पानी जो भी रखे हैं, वो बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से टेम्परेचर निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड सिस्टम। अब तीसरे सिस्टम पे आते हैं हम। तीसरा सिस्टम जो हमारा है वो है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना, नेक्स्ट हमारा है था आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि ना तो हीट को ना तो मास को, दोनों को ट्रांसफर करने से वो रोकता है। ना इसमें ना तो हीट ट्रांसफर होता है ना तो मास।
एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क ऐसा बॉटल है जिसे हिंदी में रुद्रोष्म प्रक्रम भी बोलते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। थर्मल फ्लास्क एक ऐसा एग्जांपल आप मान लीजिए, कोई बॉटल वगैरह घर में यूज करते हैं जिसमें अगर ठंडा पानी डालते हैं तो ठंडा ही रहता है और गर्म पानी डालते हैं तो गर्म ही रहता है। तो ये थर्मल फ्लास्क द बेस्ट एग्जांपल है। इसमें ना तो एनर्जी और ना तो मास दोनों ट्रांसफर नहीं होता है, दोनों सिस्टम के थ्रू फ्लो नहीं करता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी फ्लो था, 3 ओपन और क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ऑफ सिस्टम, उसमें भी 2 होते हैं। On the basis of state of matter of system, on the basis of state of matter of system, इनमें 2 कैटेगरी है। पहला नंबर पे आता है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा नंबर पे आता है हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम को एक आसान भाषा में अगर समझना चाहें हम लोग, तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्लास 9th के साइंस में हम लोग पढ़े हैं। होमोजीनियस का जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है कि ऐसा मिक्सचर जहाँ पे जो दोनों एलिमेंट है वो सेम स्टेट में रहे। जैसे कि अगर पानी के साथ एसिड मिक्स कर रहे हैं, दूध के साथ पानी मिक्स कर रहे हैं, मतलब उनका जो स्टेट है वो लिक्विड में रहे, चाहे सॉलिड में रहे, चाहे गैसियस में रहे, मतलब स्टेट जो दोनों मिक्सचर है उनका सेम रहे। लाइक कोई एसिड है, उसको हम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो एसिड जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, प्लस जो वाटर है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें होमोजीनियस सिस्टम, जिसमें जो मेटल है दोनों वो सेम स्टेट में रहे। अब आते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम पे। हेट्रोजीनियस ऐसा सिस्टम है जिसमें स्टेट चेंज हो जाता है, जिसमें स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड के साथ अगर मिक्स कर रहे हैं सॉलिड, कोई सॉलिड के साथ अगर मिक्स कर रहे हैं गैस, कोई गैस के साथ अगर सॉलिड मिक्स कर रहे हैं, तो ये ऐसा सिस्टम जो है हेट्रोजीनियस। जैसे कि मान लीजिए आइस क्यूब है और वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है और प्लस ये लिक्विड फॉर्म में है वाटर। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें कि स्टेट चेंज हो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें कि स्टेट सेम हो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कितनी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी, एक होती है पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि सिर्फ हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही कंक्लूड या इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आइस है, कोई आइस, तो एक आइस क्यूब हो गया। आइस क्यूब अगर गैसियस में चेंज हो रहा है, इसका इनिशियल जो पॉइंट है वो सॉलिड में है, फाइनल पॉइंट है जो वो गैसियस में है। तो पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी में सिर्फ हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बारे में ही जानकारी रखते हैं। और जो पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है वो ये सॉलिड कौन कौन सा पाथ फॉलो किया तब जाके ये गैस में कन्वर्ट हुआ, तो इसके अध्ययन को हम पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। पॉइंट फंक्शन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, सिर्फ पॉइंट से मतलब है। अब पाथ में पूरे पाथ से मतलब है, इस दौरान में ये लिक्विड चेंज हुआ तो उसमें हीट दिया गया है, ये सब कंक्लूड होता है पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी में।